Welcome to SN Chaudhary Physics classes for class 11th. Today I am going to start Newton's laws of motion chapter including friction. ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का चैप्टर है और इसमें आपके फ्रिक्शन भी इसी में इंक्लूड होते हैं। अब इसमें से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो स्कूल का पेपर हो, चाहे बोर्ड का पेपर कहीं से दो, और जहाँ आप नीट का पेपर दो, चाहे आईआईटी का पेपर दो, इस चैप्टर का कोई न कोई 2-3 क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं। इसलिए ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बच्चों को चैप्टर में नंबर नहीं आते हैं, कहते हैं बच्चे 11th में हम समझे नहीं। तो इसका मुख्य रीज़न क्या है बेटा? इसका मुख्य रीज़न ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। एक मानी समझे नहीं ये है क्या चीज़, और दूसरी बात ये है प्रॉब्लम जो आपको आंसर आते हैं लेकिन आंसर को प्रेजेंट कैसे करें ये आपको पता नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं इसका मुख्य पर्पस है बच्चों को मदद करना, और इसमें से आप जैसे देखोगे तो मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस हैं हम सारा एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लिखना कैसे आंसर, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 पॉइंट लिखना है, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 पॉइंट लिखना है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 6 पॉइंट, और 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं या उसमें 5 पॉइंट्स, मार्क्स के क्वेश्चन में 10 पॉइंट्स। तो इस तरह से आप पॉइंट बना के देखो। अब ये पॉइंट बनते कैसे हैं, तो ये कब क्लियर होगा, जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैं अभी पढ़ा देता हूँ, ये आप देखना घर पर जाके, और दूसरे यूट्यूब वाले वीडियो से भी कंपेयर करना। बेटर है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, जिससे कि मैं जितना वीडियो बनाऊँ सब आपके पास ऑटोमेटिकली पहुँच जाए। और फिर भी यदि किसी वीडियो में कोई मिस्टेक है या आपको समझने में कहीं कठिनाई है तो आप उस पर कमेंट करो, मैं उस कमेंट का जवाब 24 आवर्स के भीतर डाल दूंगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, इस चैप्टर का पहला टॉपिक आता है फोर्स। ये फोर्स क्या चीज़ है? तो जनरली हम बच्चे क्लास से सीखते आए फोर्स इज ए पुश और पुल, लेकिन अब जरा स्टैंडर्ड क्लास में आ गए हो तो उसी को थोड़ा प्रेजेंटेशन ऐसे ही कर दो। फोर्स इज ए पुश और पुल which moves a body, जो किसी बॉडी को मूव करता है, और tries to move a body, या मूव करने का प्रयास करता है। जैसे देखो बेटा, हमने इस पर पुशिंग फोर्स लगाया तो ये मूव कर गया, तो हमने मूव कर दिया। लेकिन इस बोर्ड पर हमने फोर्स लगाया, ये मूव नहीं हुआ। हम घंटों प्रयास करते रहे लेकिन मूव नहीं हुआ। ट्राई तो मैंने किया ना, इसको कहते हैं ट्राइज टू मूव ए बॉडी। ये 2 डिफिनीशन। सेकंड डिफिनीशन हम इसी के आधार पर लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स को डिफाइन करता है कि फोर्स है क्या चीज़। तो फोर्स इज ए एक्सटर्नल कॉज, इज ए कॉज व्हिच मूव्स अ बॉडी और ट्राई टू मूव द बॉडी। फोर्स एक कॉज है, एक कारण है जो किसी बॉडी को मूव करता है या मूव करने का प्रयास करता है। आए बात समझ में? ये दोनों डेफिनेशन हो गए। मिनिमम 1 डेफिनेशन तो ज़रूर लिखना है। चाहे आपके बारे में कुछ फोर्स क्या चीज़ है, व्हाट इज फोर्स, यूनिट पूछे, कुछ भी करे तो एक डिफाइन जरूर दे देना। फिजिक्स में उसके बाद ज़रूरत पड़ता है आपके मेजरमेंट की। आप जितने फिजिकल क्वांटिटी पढ़े हो, ऑल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसे क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज़ में तो फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटीज़ है। इसका मेजरमेंट कैसे करें, तो देख लो थर्ड पॉइंट में, थर्ड में आ गए इसके मेजरमेंट के लिए। अब इसके मेजर के लिए द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू the product of mass of the body and acceleration produced in it by force। ये हो गया बेटा। फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन दिस। देयरफॉर फोर्स इक्वल टू
आपने क्या लिखा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देख लो बेटा फोर्स को, यहाँ तक ये पॉइंट आपने लिख दिया। कभी कभी मान लो पॉइंट की शॉर्टेज पड़ गया, पॉइंट याद नहीं आ रहा है, 4 पॉइंट सर बोले थे लिखने के लिए और मुझे 3 ही पॉइंट याद आ रहा है। टीचर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 पॉइंट तो पहले आधा कम कर देंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं बेटा, तो चौथा पॉइंट लिख देते हैं, फोर्स इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल एफ या स्मॉल एफ। फोर्स को हम किस लेटर से शो करते हैं बेटा, कैपिटल एफ या स्मॉल। कहोगे सर ये तो कोई पॉइंट नहीं हुआ, हम एफ लिखें, एक्स लिखें, वाई लिखें, जेड लिखें। इस कंडीशन में केवल इतना लिखने से नंबर नहीं मिलेगा, पॉइंट काउंट नहीं होगा। तो अब इस फॉर्मूला को इस फॉर्मेट में चेंज कर दो, दैट इज एफ इक्वल टू एम ए, यहाँ लिख दिए। हेयर एफ हमारा फोर्स हो गया, एम मास हो गया, मास ऑफ द बॉडी, और ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट। अब यहाँ पर जब हम ये पॉइंट लिख दिए हैं तो ये हमारा एक पॉइंट के रूप में काउंट किया जाएगा। ऊपर हम लिखे ही थे, इसको हम लेटर में लिख दिए। अब आपके 5th पॉइंट में आ जाओ बेटा। क्लास 11th का है तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट लिखना है और बहुत सारे एक्सप्लेन करके दिखाना है टीचर को, जिससे पता चले ये बच्चे को नॉलेज है। अब हम बता चुके हैं स्केलर और वेक्टर। तो देयर आर सम क्वांटिटीज विच आर स्केलर्स एंड सम आर वेक्टर्स। यहाँ पर लिख देते हैं फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एंड इन वेक्टर फॉर्म इट इज गिवन बाय। अब देखो 9th क्लास के बच्चे रहते तब सिंपली लिख देते फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आप 11th के हो तो आपको लिखना है एंड इन वेक्टर फॉर्म इट इज गिवन बाय। तो एफ यहाँ लिख दिए बेटा, एफ के ऊपर वेक्टर का निशान दिखा दिए। हम यहाँ एम लिखते हैं, एम तो मास है हमारा, ए एक्सेलरेशन है। मास स्केलर होते हैं, ए एक्सेलरेशन। तो हमने यहाँ पर एम और ए के ऊपर वेक्टर का निशान दे दिए। ये हमारे पास फार्मूला हो गया। जो बॉक्स में है फार्मूला वो लर्न करोगे तो हर न्यूमेरिकल्स आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे टिप्स पर मैं ये चैप्टर तैयार करा देता हूँ, कभी टेंशन ही नहीं होगा ये फिजिक्स है क्या चीज़। अब इस कंडीशन में देख लो, पॉइंट नंबर 6 आपने स्केलर वेक्टर लिख दिए। अब आपके सिंपली हम इसके बारे में डिटेल से और आगे पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। अभी एसआई यूनिट तो हम कम से कम लिखें। तो फोर्स का देख लो, यहाँ पर पॉइंट बना दो, यूनिट्स ऑफ फोर्स। अब यहाँ पर यूनिट जो करते हैं, हम 11th क्लास का स्टडी कर रहे हैं तो मुझे 11th के स्टैंडर्ड से ये याद करना पड़ेगा। अब यूनिट में देख लो, पहला देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स का यूनिट 2 टाइप के होते हैं। इसमें हमने पहला लिख दिया एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरा लिख दिया हमने ग्रेविटेशनल यूनिट। अब देखो यही 9th का रहता था, सिर्फ हम एसआई यूनिट लिख के काम कर लेते। आप 11th में हो तो 2 टाइप के यूनिट होते हैं, एब्सोल्यूट और ग्रेविटेशनल। एब्सोल्यूट हो गया जहाँ अर्थ के ग्रेविटी फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़े, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट यूनिट। और जहाँ अर्थ के अट्रैक्शन का भी इफेक्ट पड़े तो उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। अब आप यहाँ देख लो बेटा, लिख लिए बेटा इधर सारे।
हम इतना स्लो कर रहे हैं, जब आप लिखते चलो सारे समझ में आ जाएगा। आप एक ही टॉपिक पढ़ोगे तो पता चलेगा जब हम पढ़ के आए हैं। अब यहाँ पर देख लो 7th पॉइंट हम लिख देते हैं। 7th पॉइंट में एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है देखो। पहला, इसके भी अलग अलग पॉइंट है, देख लो। CGS यूनिट। CGS यूनिट क्या होता है? फरा सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड यूनिट। बोलना कोई मना नहीं है बेटा, बोलो। आपको प्रॉब्लम है तो बोल सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। इसको कहते हैं डाइन। अब ये डाइन ऐसे नहीं जो जादू टोना करते हैं, ये सिंपल डाइन हुआ फोर्स का यूनिट। कई बार बच्चे बोलते रहते हैं डाइन तो सर घर पर गांव घरों में मिलते हैं, वो नहीं। यहाँ पर सिंपल समझो डाइन फोर्स का क्या है। अब यहाँ पर डाइन में देख लो, F = ma लिखे हमने। यहाँ पर क्या हो गया? 1 डाइन इक्वल टू मास के जगह पर लिखेंगे 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि किसी बॉडी का मास 1 ग्राम हो, उसका एक्सेलरेशन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, देन इट इज नोन एज डाइन। तो अब यहाँ पर देख लो 1 डाइन का डेफिनेशन, ये सब सारे सीखना है बेटा। 1 देखो हम कैसे स्टेप वाइज लिखते हैं, स्पेस देते हैं, ऐसे ही कॉपी में आपको अंडरलाइन करके अलग होना है। 1 डाइन इज दैट फोर्स which moves a body of mass 1 gram weight by 1 centimeter per second square acceleration। तो हमने सिंपली लिख दिया 1 डाइन इज दैट फोर्स विच मूव्स ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। 1 ग्राम मास वाला यदि कोई बॉडी है और उसमें एक्सेलरेशन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस करे, देन इट इज कॉल्ड 1 डाइन फोर्स। नेक्स्ट में देखो बेटा SI यूनिट। SI and SI unit absolute unit of force is न्यूटन। यहाँ पर देखो पूरा नाम लिखते हैं, फिर बच्चे देखो हम टीचर हैं, हम उल्टा सीधा भी लिख लेंगे तो कोई कुछ नहीं कहने वाला है, लेकिन आपको एग्जामिनर को अट्रैक्ट करना है। तो नाम हमने न्यूटन लिखा है, तो इसलिए यहाँ पर जब आप नाम लिखते हो ये लिखना, अकेले लेटर लिखते हो तो कैपिटल N लिखते हैं, यहाँ पर कैपिटल N कभी मत लिख देना। समझ के जो नाम है यूनिट के रूप में, जब हम न्यूटन साइंटिस्ट थे बहुत बड़े, उनका नाम हम यूज करते हैं, उनको इज्जत देने के लिए हमने न्यूटन यूनिट यूज करना शुरू किया जी, भूले नहीं ये हमसे, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखे। अब आपके देख लो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 1 न्यूटन का डिफिनेशन देख लो। 1 न्यूटन is that force which moves a body of mass 1 kilogram by 1 meter per second square acceleration।
अब आपके इसमें आ गए 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच मूव्स ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसा फोर्स जो 1 किलोग्राम के बॉडी को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से बढ़ा दे, आगे मूव कर दे। अब इसमें कभी कभी टॉपिक्स आ जाते हैं दोनों में, रिलेशन। अभी आप डायमेंशनल फार्मूला पढ़ के निकाली थी, न्यूटन और 1 न्यूटन कितना डायन होता है बेटा, बोलो। 1 न्यूटन इक्वल टू कितना, बोलो। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डायन हम करे थे। अब मुझे यहाँ से यदि हम कन्वर्ट करते कितना होता, यहाँ लिख देता टॉपिक इसी में, देखो, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। अब यहाँ पर देख लो 1 न्यूटन इक्वल टू हम क्या जानते हैं, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो हम यहाँ पर लिख दिए 1000 ग्राम। और मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100। तो आपने लिख दिया 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देयरफॉर ये हो गया 1 3 5 इतना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को कहते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम डाइन कहते हैं। ये भी यूनिट लिख सकती हो, 1 2 3 4 5 डाइन। देयरफॉर 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। ये हो गया हमारे पास। आगे बढ़, रिलेशन समझ में। अब आपके देखो इसमें यहाँ तक लिख लिए। यहाँ तक जब आप लिख चुके हो तब आपके हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक्स क्या हो गया, ग्रेविटेशनल यूनिट। जनरली जो हम न्यूमेरिकल बनाते हैं उस समय इसका ज़रूरत पड़ता है, ग्रेविटेशनल। हैव यू नोटेड दिस साइड? अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 हमारे पास आ गए। 8 ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। अब ये इसके भी 2 टाइप के होते हैं। हमें CGS यूज करना है, FPS हम यूज नहीं करते हैं, नहीं तो वो भी बताते। FPS में फोर्स का यूनिट होता है पाउंडल, तो वो हमें नहीं यूज करना है, केवल यही मैक्सिमम है। देख लो बेटा, इसके भी 2 हैं, CGS यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज देखो शॉर्ट में लिखते हैं ग्राम वेट। क्या बोलते हैं बेटा, ग्राम वेट। और इसी को और क्या बोलते हैं, ग्राम डिटेल से भी लिख देता हूँ, वेट ऐसे लिखो, या ग्राम फोर्स भी कहते हैं। अब ये जो हम लिखे हैं तो 1 ग्राम वेट इक्वल टू 1 ग्राम इंटू जी की वैल्यू। जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 लिखती हो आप जी इक्वल टू, लेकिन CGS में होता है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपके ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने यहाँ पर क्या लिखे थे बेटा, डाइन लिखे थे, तो आप भी इसको डाइन लिखोगे तो इसका हो गया 1 ग्राम वेट इक्वल टू 980 डाइन। अब आपके सवाल में आते हैं 10 ग्राम वेट का समान ऑब्जेक्ट है, 20 ग्राम ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं। आए बात समझ में।
नेक्स्ट आपका इसी में आ जाता है इन एस आई सिस्टम, इन एस आई यूनिट ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट of force is किलोग्राम वेट, ये लिखा रहता है। शॉर्ट में इसी को हम क्या कहते हैं, केजी वेट, ऐसे लिखे रहते हैं। ये भी एक फोर्स हो गया। और इसी को कहते हैं किलोग्राम फोर्स। तो के, यहाँ ध्यान देना, के हमने हर बार स्मॉल लिखे हैं, आपको हम कैपिटल भी लिख देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन जब नंबर अच्छे आने लगते हैं तो टीचर ये सब गलतियाँ भी ढूंढ के काटते हैं। तो स्मॉल में के, ग्राम के लिए तो इसको लिखते हैं किलोग्राम फोर्स, शॉर्ट में इसी को कहते हैं हम। और KGF लिखा रहता है क्वेश्चन में। अब ये क्या होता है देख लो बेटा, 1 kg वेट का मतलब हो गया 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है और अर्थ उसको खींच रहा है किस एक्सेलरेशन से, 9.8। जी की वैल्यू यही होती है, यहाँ पर लिख देंगे इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से ये हमारे पास क्या हो गया, 1 kg वेट। न्यूमेरिकल में इसकी ज़रूरत पड़ते हैं, केजी वेट लिखा रहे या 1 kg फोर्स KGF लिखा रहे। ये टोटल कितना हो गया देख लो, 9.8 इंटू 1 तो 9.8, इसी को कहते हैं न्यूटन। आपके न्यूटन जब भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगा तो आप इस फार्मूला को यूज करोगे। आए बेटा समझ में। अब आपके फोर्स के 8 पॉइंट आपने देख लिया। अब आपके फोर्स के बारे में एक्स्ट्रा थोड़ा और देखो, 11th क्लास के बच्चे को वो भी करना पड़ता है। 9th में आ गया आपके डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला में देखो बेटा, अब आपके ये जैसे आ गए तो आपके डायमेंशनल फार्मूला में हमने क्या कहा, फोर्स लिखना है। तो फोर्स को आपने क्या किया, ब्रैकेट के भीतर कर दिया और इधर का फार्मूला क्या है, MA, इसको आपने भीतर कर दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसका डायमेंशन लिखो, मास का डायमेंशन क्या होता है, हरा, कैपिटल M, और इसका क्या होता है एक्सेलरेशन का, LT-2। इस तरह से आपने ये लिख दिया MLT-2। कहोगे ऐसा लिख देंगे तो नंबर दे देंगे टीचर, दे देते हैं। यदि कोई बच्चा कम नंबर आ रहा है, फेल हो रहा है, दे देते हैं, कहते हैं सही है। लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, आपको क्लियर इस तरह से लिखना है, F का डायमेंशन इक्वल टू M का पावर 1, L का पावर 1, T का पावर -2। ये हुआ डायमेंशन, सही ढंग से लिखा जाती है। पॉलिटेक्निक में क्लास में जाते जो भी आप 11th में पढ़ रहे हो, यही पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई होती है। वहाँ पर ये सब बच्चे भी नहीं जानते रहते हैं, इसलिए वहाँ पर ये सारी बातें सिखाया जाता है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर फोर्स के बारे में आपने इतना पढ़ लिया। आगे वेलकम टू SN चौधरी फिजिक्स क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इनर्शिया मोमेंटम। पिछले क्लास में बेटा हमने आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किए थे। ध्यान से सुनो, समझो, लिखे हुए बाद में भी लिख सकती हो। पिछले क्लास में लॉज ऑफ मोशन शुरू किए थे, तो लॉज ऑफ मोशन में आपके फोर्स क्या है यहाँ तक हम बता दिए थे। अब इससे आगे का टॉपिक्स है इनर्शिया मोमेंटम, तब हम आएंगे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पर। कि इनर्शिया के बारे में हम क्या जानते हैं। सबसे पहले ये क्या है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई कमेंट है, मतलब कोई डाउट है तो आप कमेंट डाल दोगे
तो उस पर आ जाएंगे। साथ साथ अब मेरा ब्लॉग पर भी लिख रहे हैं, तो ब्लॉग के ऊपर भी आप कमेंट डाल सकते हो, ब्लॉग पर चला जाएगा आपका लिखा हुआ मैसेज और उसका हम जवाब दे देंगे। ब्लॉग का भी लिंक मिल जाएगा उसी में, तो यूट्यूब के साथ ही। तो अब इसमें देखो, सबसे पहले अब हम आपको चलते हैं यहाँ पर इनर्शिया। अब यहाँ पर मोस्टली बच्चे से पूछते हैं इनर्शिया क्या है, तो एक डेफिनीशन लिख देते हैं। एक डेफिनीशन लिख देने से काम नहीं चलता। यू आर एस्पिरेंट ऑफ नीट, आप लोग नीट के स्टूडेंट हो और नीट वाले को भीतर से एक एक पॉइंट निकाल के देखना पड़ता है। हल्की हल्की क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन ऊपर से करके चले जाओगे तो भीतर वाला बच जाएगा। तो इसलिए नीट वाले बच्चे को इन बातों को ध्यान में रखना है। अब इसी आधार पर सबसे पहले व्हाट इज इनर्शिया, पहला पॉइंट देखो, द property of a body due to which it wants to remain in a state of rest or uniform motion along fixed direction is called inertia। अब जिस प्रॉपर्टी के कारण कोई बॉडी वांट्स टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा। साथ साथ हमने क्या किया, अलॉन्ग फिक्स डायरेक्शन, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में रहना चाहेगा। तो तीन तरह के 3 पॉइंट हो गया। जो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में कौन सा मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन। इस बात को ध्यान रखना। इनर्शिया का हम कैसे पता करेंगे, तो यूनिफॉर्म मोशन है। यदि मोशन घट बढ़ रहे हैं तो वहाँ एक्सेलरेशन हो गया, तब इनर्शिया नहीं होगा। कहने का मतलब जिस रुका हुआ कोई ऑब्जेक्ट है तो रुका ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। यदि वो किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में जाना पसंद करेगा। इस प्रॉपर्टी को, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू व्हिच इट वांट्स टू रिमेन इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग फिक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया। तो देखो बेटा, पेपर में आप ध्यान देना, चाहे स्कूल का पेपर हो, चाहे बोर्ड का हो या किसी का भी हो। मैं अभी से आप लोगों को तैयारी कर रहा हूँ बोर्ड के लिए, तो इसमें आप इस बात का ध्यान देना। पॉइंट, अभी इतना बड़ा पॉइंट हमने लिख दिया, लेकिन मार्क्स मिलेंगे कितने, हाफ। तो यहाँ पर देखना है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स लिखना है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हम 4 पॉइंट्स लिखेंगे, 3 मार्क्स में 6 पॉइंट। इस तरह से हम मार्क्स का मतलब, पॉइंट का मतलब इन्फॉर्मेशन, उतने टाइप के इन्फॉर्मेशन देंगे। अब ये हमारा इनर्शिया हो गया। सेकंड देखो, दूसरी बात फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स का मतलब ही है मेजरमेंट। किसी बॉडी को आप मेजर कर सकते हो तो वो फिजिक्स हो गया। तो इनर्शिया को मेजर कैसे कहेंगे, तो आप या कोई बच्चे कहते हैं सर ये मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, मुझे कैसे पता चलेगा। इनर्शिया देख लो, द मास ऑफ अ body, the mass of a body is the measure of its inertia, that is a body having more mass has more inertia and a body having less mass has less inertia। जिस बॉडी का मास ज़्यादा रहेगा उसका इनर्शिया ज़्यादा रहेगा, जिसका मास कम रहेगा तो उसका इनर्शिया कम रहेगा। ये मेजरमेंट के लिए हो गए। कहने का मतलब आपको चॉइस दे देंगे, इनर्शिया को मेजर किससे करते हैं, तो मास करते हैं। किसी बॉडी का मास 1 kg है, 2 kg है, 4 kg है, तो इस आधार पर उसका इनर्शिया का मेजरमेंट हो जाता है।
अब आपके थर्ड पॉइंट में आ जाओ। अब इसमें कोई डायरेक्शन तो नहीं हम दिखा रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी। लिख दिए इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब कहोगे सर इसमें यूनिट कहाँ है, तो यूनिट भी तो हम बताते आए, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा तो यूनिट। तो बस फोर्थ पॉइंट में देख लो, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज यूनिट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया को हम इसी यूनिट से शो कर देते हैं, क्योंकि मोर मास है मोर इनर्शिया, इसको लिखेंगे मोर केजी। आए बात समझ में। अब आपके जो मेन पॉइंट्स है देख लो। फिफ्थ पॉइंट, काइंड्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के टाइप कौन कौन से हैं। अब इसमें इनर्शिया के टाइप में आ जाओ। पहला पॉइंट हो गया आपके इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इसका यहीं देख लो बेटा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं जो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। यहाँ लिख देते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू which it wants to remain in a state of rest। state of हम रेस्ट कहते हैं, state of rest is called inertia of rest। इसको हम inertia of rest कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लो बेटा, बता सकते हो एग्जाम्पल कोई बच्चे। एग्जाम्पल में आपके जैसे अचानक देखते हो बस में हम बैठे हुए हैं, बस चलते हैं तो हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो इसलिए कि बस के चलने से हमारे बॉडी का नीचे का पोर्शन तो चल पड़ा, लेकिन ऊपर का पोर्शन रुका हुआ है। इसलिए ये ऐसे है, ये चल पड़ा तो ये पीछे ही रह गया। इसलिए इसको हम कहते हैं एग्जाम्पल। When a bus suddenly starts, passengers fall backward due to inertia of रेस्ट। क्योंकि नीचे का पोर्शन चल पड़ा, ऊपर का पोर्शन रेस्ट में ही रहना चाहता है, तो इसलिए पीछे हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपके इनर्शिया ऑफ मोशन। बेटा बता सकते हो कोई बच्चे इसका डेफिनेशन। अब हम क्या लिखें, ऊपर हम इंडिकेट कर चुके हैं। बताओ कोई। नहीं है, देखो द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू which it wants to remain in a state of uniform motion is called inertia of motion। इसको हम inertia of motion कहते हैं। जिस प्रॉपर्टी के कारण
कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, उसको हम इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, इधर लिख लिए आप लोग। अब आपके इसके देखो एग्जांपल when a bus suddenly, when a moving bus suddenly stops, passengers fall in forward डायरेक्शन। अब आपके पेपर में जो आते हैं ऐसा गिर जाता है, कहता है गिव रीजन्स। तो ये देखो, जैसे मान लो पैसेंजर्स हैं, यहाँ पर ध्यान देना, ये बस जा रहे हैं, पैसेंजर हैं, अचानक रुक गई, ऐसे जा रहा था तो अचानक बस तो रुक गई, तो नीचे का पोर्शन रुक गया और आगे का पोर्शन रुका नहीं, वो मोशन में ही रहता है, जिसके कारण डायरेक्शन फॉल फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण हुआ। ये आपके देख लिए। इस तरह से आपका पॉइंट 5 का बी पार्ट भी एक्सप्लेन हो गए। अब इसका सी पार्ट देखो, इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जो बॉडी जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है उसी में जाता रहता है। तो हम जनरली क्या जाते हैं, एक पत्थर को धागे से पकड़ के घुमाओ तो सर्कुलर रास्ते पर चलते हैं, उसका वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलाउंग होता है। पत्थर छोड़ते हो, घुमा के छोड़ दो तो ऐसा नहीं कि पत्थर घूमते घूमते रहेगा, वो डायरेक्ट इधर चला जाता है या जहाँ से वो छूटेगा उसी के टेंजेंट के अलाउंग चला जाता है। तो देख लो, द डायरेक्शन ऑफ a body moving on a circular path is along the tangent of the सर्कल के टेंजेंट के अलॉन्ग होता है। So when a body is moving on a circular path is left, it moves along the tangent। अब इसका देख लो बेटा, जैसे एक बॉडी है, कोई सर्कल के रास्ते पर चल रहे हैं। अब सर्कुलर रास्ते पर चलते हैं, यहाँ से इस पॉइंट पर ये बॉडी है। अब इसका टेंजेंट इधर है तो इसका डायरेक्शन इधर होगा। जैसे आप छोड़ दोगे यहाँ पर तो ये इसके अलॉन्ग चला जाएगा। तो इस तरह से आपके इनर्शिया के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अब आपके 5-6 पॉइंट हो गए सारे। अब आपके ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे तो कर सकते हो। लिख लिए सारे, इस साइड लिख लिए। अब हमारा जो मेन टॉपिक्स है ये हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का था और न्यूटन्स सेकंड लॉ पढ़ने से पहले हमें मोमेंटम पढ़ना पड़ता है।
मोमेंटम क्या चीज़ है। अब मोमेंटम क्या चीज़ है, इसको सीखने के लिए ढक्कन लगा दो बेटा। अब मोमेंटम के लिए हम क्या करते हैं देख लो। एक छोटा सा एग्जांपल है, एक हल्का सा छोटा पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं थोड़ी सेम किसी ऊंचाई से, तो आपने आराम से कैच कर लिए। उसी ऊंचाई से यदि हम बड़ा पत्थर गिराते हैं तो हम कैच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, चोट लगेगा। यदि कैच भी हम करेंगे हाथ पर लगेगा भी, तो पहले के रिस्पेक्ट में ज़्यादा चोट लगेगा। तो इसका मतलब मास बढ़ने से उसमें फोर्स ताकत ज़्यादा आ गई, और ये हो गया मोशन का इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं? मोशन का इफेक्ट। इसको हम कहते हैं मोमेंटम। उसी तरह से देख लो, कोई कम स्पीड, एक पत्थर है, बॉल है जो आ रहे हैं कम स्पीड से, तो आराम से आप कैच कर लेते हो, चोट कम लगते हैं। लेकिन यदि उसी का स्पीड बढ़ा दो तो उसके मोशन का इफेक्ट ज़्यादा रहता है, हमें ज़्यादा चोट फील होता है। ये हो गया मोमेंटम के लिए। तो मोमेंटम क्या चीज़ है, यहाँ देखो बेटा, इधर लिख लिया आप लोग, इधर के पूरा हो गया मोमेंटम। अब आ जाओ, मोमेंटम क्या चीज़ है। इसमें मोस्टली बच्चे इसका मेजरमेंट लिख देते हैं डेफिनीशन में, जबकि डेफिनीशन में मेजरमेंट नहीं होना चाहिए, मेजरमेंट का डेफिनीशन होना चाहिए। यहाँ देखो, द टोटल मोशन that is effect of motion contained in a moving body is called its momentum. द टोटल मोशन, इसको हम लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, टेक्निकल वर्ड में, टोटल मोशन, दैट इज इफेक्ट ऑफ, टोटल इफेक्ट ऑफ मोशन, दैट इज, यहाँ भी जोड़ लो, टोटल इफेक्ट ऑफ मोशन कंटेंट इन अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। अब आपके ये डेफिनेशन हो गए। सेकेंड पॉइंट में हम इसको, अब आपके मेजरमेंट कैसे करते हैं। द momentum of a body is equal to the product of mass of the body and mass of the body के यहीं बेटा ब्रैकेट में m लिख दो, mass of the body and velocity यहीं v लिख दो, velocity of the body। तो मोमेंटम जो हम लिखेंगे उसको किसके बराबर होगा, तो बॉडी का मास कितना है, वेलोसिटी कितना है, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। देयरफॉर मोमेंटम इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर ये आपने लिख दिया। अब कभी कभी हम कहते हैं जैसे फोर्स को F से शो करते हैं, मास को M से शो करते हैं, वेलोसिटी को V से शो करते हैं, तो आप तो मोमेंटम को किससे शो करते हैं, तो एक वो भी पॉइंट बन जाता है। केवल सिंपल लिख दोगे इस तो नहीं नंबर मिलेगा, उसके भी तरीके हैं पॉइंट नंबर लेने के। थर्ड, मोमेंटम इज generally denoted by P, स्मॉल p लिखें, देख लो, मोमेंटम इज जनरली डिनोटेड बाय P से हम मोमेंटम को शो करते हैं। अब ये लिख दोगे तो कहेगा ये कोई पॉइंट हुआ, ये मरी मर्जी है, कोई x से शो कर दे, कोई y से शो कर दे। तो देयरफॉर नीचे लिख दो, देयरफॉर P इक्वल टू एम वी, ये आप फार्मूला बना दिए। अब ये बन गया आपका पॉइंट। आगे बात समझ में।
अब यहाँ पर इसके अलावे देखो और क्या क्या पॉइंट हम बना सकते हैं बेटा इसमें, बताओ कोई। कई पॉइंट हम बार बार कहते हैं वही लिखा जाता है, आप लोग बताओ बेटा कोई। एक यूनिट सबका आप लिख सकते हो, एक स्केलर है या वेक्टर, यहाँ पर देख लो। अब इसका फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी यहाँ तक लिख दिए। एंड इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म इट इज गिवन बाय। अब देख लो बेटा, पी हमने लिखा, पी को हमने कह दिया मोमेंटम वेक्टर है तो इसके ऊपर वेक्टर लगा दिए। पी की वैल्यू होता है एम वी के बराबर। एम हमारा पहले से जानते हैं स्केलर है, वी वेलोसिटी वेक्टर्स है। वेक्टर फॉर्म में आप कैसे करोगे, तो एम लिखे और वी के ऊपर वेक्टर लगा दिए। इससे क्या हुआ, ये भी एक पॉइंट आपका आराम से बन गए। नेक्स्ट एस आई यूनिट, फिफ्थ में आ जाओ। एस आई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा बेटा, बताओ कोई। मान लो हमें पता नहीं है, यहाँ मास लिखे हैं और वेलोसिटी, तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, इनटू वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। पर सेकंड को हम ऐसे लिखते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये मोमेंटम का हो गया। आए बात समझ में। नेक्स्ट इसके अलावा और भी पॉइंट है, जैसे देख लो, फॉर टू बॉडीज डायमेंशन बेटा पढ़ चुके हो, 11th के बच्चे हो तो डायमेंशन पढ़ चुके हो आप लोग। अब इसका डायमेंशन भी हमें लिखना है, तो ये भी एक पॉइंट बन गया। तो डायमेंशनल फार्मूला तो आपके हमने कैसे दिखाए थे, पी लिख दिए ब्रैकेट में, ये आपने बना दिए। अब मास के लिए तो हम एम लिख देते हैं, मीटर के लिए एल और पर सेकंड के लिए t-1। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। लेकिन ऐसे लिखोगे तो 11th में तो नंबर दे देंगे, इससे ऊपर के क्लास में नंबर आपको नहीं देंगे कि देंगे। अब इस कंडीशन में आपको हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर 1 ये लिखना पड़ता है। मास का पावर क्या हुआ 1, एल का पावर क्या हुआ 1, टी का पावर क्या हो गया -1। ये मोमेंटम के लिए हो गए। आए बात समझ में। अब आपके यहाँ तक कर लिए, इसके अलावे 7th पॉइंट पर आ जाओ। यहाँ पर हम कुछ स्पेशल ग्राफ के बारे में बता रहे हैं। इफ टू बॉडीज हैविंग सेम मोमेंटम, if two bodies having same momentum then मान लो P1 इक्वल टू P2, ये हमने लिख दिया, देख लो P1 इक्वल टू P2, तो इसका मोमेंटम हम क्या लिखेंगे बेटा, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। ये आपके न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको काम आते हैं। आए बात समझ में। अब इसके आधार पर आप न्यूमेरिकल आराम से बनाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ तक आपके मोमेंटम के टॉपिक्स हमने बता दिए हैं। अब 7 पॉइंट हमने दिखा दिए हैं, इसके आधार पर ये मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स आप आराम से ट्राई कर सकते हो। आए बात समझ में। और किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट डाल देना, ब्लॉग पर भी डाल सकते हो, यूट्यूब पर भी डाल सकते हो। उस कमेंट का आंसर हम 24 आवर्स के लिए देंगे। थैंक यू। हेलो, वेलकम टू SN चौधरी फिजिक्स क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बेटा पिछले क्लास में हमने आपको फोर्स बता दिए, इनर्शिया बता दिए और मोमेंटम बता दिए। इसके बाद अब शुरुआत हो जाता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तब यहाँ पर फर्स्ट लॉ में क्वेश्चन आते हैं
स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को स्टेट करो, डिफिनीशन लिखो और एक्सप्लेन करो। तो मोस्टली बच्चे एक्सप्लानेशन सही ढंग से लिख नहीं पाते हैं, वो एक आध एग्जाम्पल दिए निकल गए, लेकिन उसी को आपको समझा के लिखना है ये कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। अब ये वीडियो आपके अच्छे लगते हैं तो बेटा इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी करना, शेयर कर देना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें करेज मिलता है। जैसे इफ़ यू लाइक इट इनकरेजेज मी, इफ़ यू सब्सक्राइब इट हेल्प मी, और इफ़ यू शेयर इट प्रमोट्स मी। तो आपके सब्सक्राइब करते हो तो मुझे सपोर्ट मिल जाता है और इस हिसाब से हम सारे वीडियो देंगे। अब आपको यहाँ से करना है, फर्स्ट में देखो, और जहाँ भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में डाल देना, जिससे कि मैं आपका जवाब 24 आवर्स के भीतर में जवाब दूँ। फिर भी न्यूटन यहाँ पर जो रियल में होता है क्या, फिजिक्स में बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं रहते हैं, जिसके कारण उसे आईआईटी में या नीट में कहीं प्रॉब्लम होते हैं। इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देख लो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये हमारा थर्ड लेक्चर है। देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन। मोशन के 3 लॉज हैं। दीज आर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब आपके न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, according to this law, a body is continued to be in a state of rest or of uniform motion along a straight line unless it is compelled by some external force या external cause। कहते जो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और जो मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यदि उनका स्पीड 40 किलोमीटर पर सेकेंड है, 40 मीटर पर सेकेंड है, तो हमेशा वही रहेगा, घटे बढ़े नहीं। इस कंडीशन में उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल कॉज। कॉज लिखो तो बेटर रहेगा, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स हम लिख दिए हैं, कॉज या फोर्स दोनों लिख सकते हो। अब इसमें कहोगे सर एक्सप्लेन इसको क्या करें, तो इसका एक्सप्लानेशन में ही समस्या है। यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक में लिखते हैं। आपके फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया, सेकेंड पॉइंट में आपके देख लो इसमें एक्सप्लानेशन। सेकेंड में हमने यहाँ लिखा एक्सप्लानेशन। देखो बेटा, तो यहाँ पर हमने आपके थर्ड लॉ के दिखा दिया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्वेश्चंस आते हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो आपको इसमें क्या क्या चीज़ लिखना है, इसमें आपको लिखना है, जैसे पहले तो हमने लिख दिए स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless it is compelled by an external force। जब तक कोई बाहर का फोर्स नहीं लगेगा तब तक जो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रखा रहेगा। जैसे एक किताब आप टेबल पर रख देते हो तो कई दिनों तक टेबल पर ही रखा रहेगा। जैसे ये पेन ही हमने हाथ पर रख दिया तो कई दिनों तक ऐसे रखे रह सकते हैं, लेकिन यदि इसी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो ये अपना पोजीशन बदल लेता है। तो जब तक फोर्स नहीं लगेगा ये अपना पोजीशन नहीं बदलेगा। और सेकेंड पार्ट में इसका एक्सप्लानेशन कैसे करते हैं, तो मोस्टली बच्चे एक्सप्लानेशन करने में परेशानी फील करते हैं, क्या लिखे क्या नहीं लिखे। तो दिस लॉ हैज़ 2 पार्ट्स। इस लॉ के पास 2 पार्ट्स है। पहला पार्ट हो गया, कहाँ से देख लो, ए बॉडी कंटिन्यूज से लेके अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन तक। तो पूरा लॉ तो अब लिखना नहीं है, तो आप लिख दें बॉडी से लेके स्ट्रेट लाइन तक, ये पहला पार्ट। इस पार्ट के आधार पर ही बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तो इसी को तो हम इनर्शिया कहते हैं। यहाँ पर दिस पार्ट एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया के बारे में बताता है ये पार्ट। अब प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ है तो देख लो, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू हिच इट वांट्स टू रिमेन इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन इज द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया कहते हैं। मैंने जो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। अब इसके अलावा इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप्स।
इनर्शिया 3 टाइप के होते हैं हर एक का। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट बॉडी वांट्स टू रिमेन इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। एन एग्जाम्पल, व्हेन अ बस स्टार्ट पैसेंजर फॉल बैकवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बस में जो पैसेंजर, जैसे बस अचानक चल पड़ा, जैसे मान लो बस है अचानक चल पड़ा, पैसेंजर पीछे की ओर गिर जाते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ही। फिर दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, जब बस सडनली अचानक हम ब्रेक लगाते हैं, रुकते हैं, तो पैसेंजर आगे की ओर गिर जाते हैं। तो इनर्शिया ऑफ मोशन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन बॉडी वांट्स टू रिमेन इन स्टेट ऑफ इनफॉर्मेशन। इसके कारण बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना पसंद करेगा। एग्जाम्पल, व्हेन अ मूविंग बस स्टॉप पैसेंजर्स फॉल फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो देखो बेटा, एक छोटे से धागे में पत्थर बांध के घुमाते हो, छोड़ने पर वो स्ट्रेट जाता है, न कि सर्कुलर पाथ पर जाता है। तो जैसे ही उसको छोड़ते हैं, देख लो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ए बॉडी मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ goes along the tangent of the circular circle if it is unable to turn due to inertia of direction। यदि बस ही टर्न लेते हैं, टर्न अचानक नहीं ले पाए तो डायरेक्ट सीध में चले जाते हैं, along tangent कहते हैं इसको हम। ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन तक हो गए। यहाँ तक लिख लिया आप लोग। तो अब आपके हम इधर का पोर्शन सेकेंड पार्ट यहाँ से देखो क्या है। सेकेंड पार्ट ऑफ लॉ चालू हो गया, अनलेस से लेके लास्ट तक। आपके सेकेंड पार्ट ऑफ लॉ, सेकेंड पार्ट ऑफ लॉ का सेकेंड पार्ट कहाँ से है? अनलेस से शुरू हुआ है। अनलेस से लेके आप चले जाओ, अनलेस इट इज़ कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। अनलेस से लेके एक्सटर्नल फोर्स तक, शॉर्ट में से एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ तक हमारा सेकेंड पार्ट। दिस पार्ट ऑफ लॉ डिफाइंस फोर्स। ये पार्ट आपके फोर्स को डिफाइन करता है। इससे पहले फोर्स के बारे में डेफिनेशन नहीं था। ये कहता है फोर्स एक रीजन है जिसके कारण रेस्ट वाला बॉडी चल पड़ता है, मोशन वाला बॉडी रुक जाता है, घूमने वाला बॉडी अलोंग टेंजेंट भाग जाता है। तो देख लो, अब आपके फोर्स का डेफिनेशन यहाँ पर दिए। पीछे बच्चे क्लास से पढ़ते आए हो, पुश और पुल कहने के लिए, समझाने के लिए हम कहते हैं, लेकिन रियल में फोर्स का डेफिनेशन यहाँ है। तो फोर्स इज ए काउज which moves a body, जो बॉडी को मूव करता है, और tries to move the body, जो बॉडी को मूव करता है या मूव करने का प्रयास करता है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे ये डस्टर मेरे हाथ पर रखे हुए हैं, हमने फोर्स लगाया तो ये मूव कर गया, लेकिन यहीं पर ये बोर्ड है या दीवार है, इस दीवार पर हम फोर्स लगाते हैं तो ये मूव नहीं करता है, या बोर्ड पर हमने फोर्स लगाया तो बॉडी मूव नहीं किया, लेकिन हमने प्रयास तो किया मूव करने के लिए। तो इसलिए इसी को कहते हैं, इतनी बातें आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में लिखना है। तो फोर्स इज ए काउज व्हिच मूव्स ए बॉडी और ट्राई टू मूव द बॉडी। तो फोर्स एक काउज है जो किसी बॉडी को मूव करता है या मूव करने का प्रयास करता है। इस तरह से बेटा ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में इतना एक्सप्लेन हो गए। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपके आगे लिखने हैं। आगे समझ में यहाँ तक?